स्टार्ट करेंगे इसलिए 10.1.3 स्टेट दी conditions necessary for an object to oscillate with simple harmonic motion. Conditions for an object to oscillate with simple harmonic motion. पहली कंडीशन है a body executes simple harmonic motion always vibrates about a fixed position. सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस ऑब्जेक्ट में होता है वो हमेशा एक फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट क्या करती है, वाइब्रेट करती है. यहाँ पे देखें ये वाल्व कला के, अब ये इसकी है फिक्स्ड पोजीशन, मेन पोजीशन मतलब ये क्या होती है इसकी फिक्स्ड पोजीशन. इस फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट अब ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा. ये यहाँ तक जाएगा फिर यहाँ तक जाएगा, ये इसकी वाइब्रेशन ऐसे होती रहेगी. तो ये फिक्स्ड पोजीशन नहीं, ये जो है उनके क्या है, ये वाइब्रेट करते रहेंगे. इस फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता रहेगा. तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो एक फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट होती है. तो ये फिक्स्ड पोजीशन हो गई, इसके अबाउट ये अब क्या करेगा, वाइब्रेट करता रहेगा. ठीक है. यहाँ पे मास स्प्रिंग सिस्टम में ये मीन पोजीशन फिक्स्ड पोजीशन होती है. इस फिक्स्ड पोजीशन मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट इन दोनों बीच में ये एक्सट्रीम पोजीशन ए, ये एक्सट्रीम पोजीशन बी, अब इन दोनों पोजीशंस के बीच में अब ये स्प्रिंग क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा अबाउट दिस मीन पोजीशन. तो ये मीन पोजीशन जो इसकी हो गई, ये क्या हो गई, फिक्स्ड पोजीशन. उसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो है वो फिक्स्ड पोजीशन है, ये स्केल है. अब इस फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट अब ये क्या करेगी, वाइब्रेट करेगा ऑब्जेक्ट ऐसे. तो ये फिक्स्ड पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की. तो पहली कंडीशन ये कि ऑब्जेक्ट मोशन में होगा जब भी वो एक फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा. तो ये पहली कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. दूसरी कंडीशन पे चलते हैं. The magnitude of acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position. जो एक्सेलरेशन होती है ऑब्जेक्ट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के. जैसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने देखा कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे उसकी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी. तो मैंने लेट सपोज इस पोजीशन पे रखा है, ठीक है. एक्स की जो यहाँ पे वैल्यू है, सॉरी ये जो है हमने एक्स पे ले लिया इसको. अब इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू बनेगी दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसी ही ऑब्जेक्ट को मैं मीन पोजीशन से लेके इसको इसके डबल डिस्टेंस पे लेके जाता हूँ. लेट सपोज दिस इज़ दी एक्स डैश. एक्स डैश मतलब इसकी एक्स की वैल्यू, ये एक्स डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2x के. मतलब इसका डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने डबल कर दी. तो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी यहाँ पे x के लिए, ये x डैश के लिए जो एक्सेलरेशन बनेगी दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मतलब जितना ज़्यादा x की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. तो ये कौन सी प्रोपोर्शनलिटी हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक चीज़ जब बढ़ाते हैं दूसरी ऑटोमेटिकली जब बढ़ती है तो उसमें जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है. तो यहाँ पे जितना डिस्प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को ज़्यादा उतनी उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. दैट इज़ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. अब इसमें भी सेम कंडीशन है, ये ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन है. अब जितना इसको ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. लेट सपोज हमने एक्स तक यहाँ तक किया तो इसकी जो एक्सेलरेशन बनी वो लेट सपोज ए बनी. अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके गए 2x, तो इसकी एक्सेलरेशन भी क्या बनेगी, 2a बनेगी. ठीक है. कहने का मकसद ये कि जितनी x की वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी a की वैल्यू बढ़ेगी. मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के. तो ये दूसरी कंडीशन प्रूव हो गई कि x जो एक्सेलरेशन होती है ऑब्जेक्ट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है x डिस्प्लेसमेंट के. जितना ऑब्जेक्ट को ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. सो दिस इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तीसरी कंडीशन पे चलेंगे. इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. जो एक्सेलरेशन होती है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है. तो यहाँ पे देखें
पहले तो हमने देखा था कि F इज इक्वल टू ma, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। मतलब अगर यहाँ पे इज इक्वल टू और कांस्टेंट m को हटा दें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a के। जितना ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रेस्पॉन्सिबल होता है इस मोशन के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रिस्टोरिंग फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स को एफ एस के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की होगी। तो यहाँ पे देखें ये मीन पोजीशन है जहाँ पे x इज इक्वल टू 0, दिस इज द मीन पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया, ये एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ लेके आए। अब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ लेके आए तो यहाँ पे देखें एफ एस की डायरेक्शन किस तरफ है? एफ एस की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो एफ एस की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब यहाँ पे भी देखें जब ये कंप्रेस हो जाएगा तो एफ एस की डायरेक्शन किस तरफ है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो जो एफ एस की डायरेक्शन रिस्टोरिंग फोर्स की वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस कंडीशन में भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, इस कंडीशन में भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। मतलब जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। सो दिस इज द थर्ड कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्थ कंडीशन इज acceleration will be 0 at the mean position while it will be maximum at the extreme position. So यहाँ पे चले देखते हैं पोजीशन पे x की वैल्यू 0, fs is equal to 0. Let's suppose this is the fs that is equal to ma. तो यहाँ पे अगर फोर्स की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन पे 0 है तो हमने 0 पुट कर लिया, 0 विच इज इक्वल टू m इंटू ए। सो a विच इज इक्वल टू 0, अब m a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। 0 को किसी के साथ भी डिवाइड कर दें आप, क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। तो जो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 0 होगी, क्योंकि फोर्स ही एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। अगर फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0, फोर्स लगेगा नहीं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो एट द मीन पोजीशन 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है। तो लेट सपोज दिस इज द मीन एक्सट्रीम। अब जब इसको हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आए, डिस्प्लेसमेंट x हमने इसको तय करवाई, अब क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट ये जो स्प्रिंग होगा, ये स्प्रिंग इस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पे देखें एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑब्जेक्ट के पास कैपेबिलिटी है कि वो फोर्स लगा सके। अगर वो स्प्रिंग जो है आपके पास फोर्स लगा रहा है, अगर स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है तो जाहिर बात है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? लेट सपोज दिस इज द वैल्यू f। तो अब यहाँ पे f जो है फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू a होगी। क्योंकि यहाँ पे देखें f की वैल्यू 0 तो a की वैल्यू भी 0। अब यहाँ पे अगर f की वैल्यू कुछ है, 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, लेट सपोज हमने ले लिया f इसकी यहाँ पे फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन जो होगी वो भी a उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच में अगर लेंगे तो यहाँ पे जो है वैल्यू a से कुछ कम होगी, इस जगह पे a से वैल्यू कम होगी, जो मैक्सिमम होगी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। क्योंकि जो है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन जो होता है डिस्टेंस, वो क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। जितनी x की वैल्यू ज़्यादा, x की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो a की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जाहिर बात है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। लेट सपोज
यहाँ पे जो x की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम ले रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है और उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर डिस्प्लेसमेंट हो गई तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्स के होता है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मींस एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एट एक्सट्रीम पोजीशन जो ए की वैल्यू होगी, ए विल बी, ए मीन्स एक्सेलरेशन, ये जो ए की एक्सेलरेशन होगी वो वहाँ पे एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो जाएगी, और मीन पोजीशन पे ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट इज ज़ीरो, क्योंकि फोर्स वहाँ पे ज़ीरो होगा। सो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट द मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी फोर्थ कंडीशन। अब चलते हैं फिफ्थ कंडीशन पे। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे देखें, जब ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेस ही नहीं किया होता तो वहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, तब वहाँ पे वेलोसिटी मीन पोजीशन पे ज़ीरो होती है। यहाँ पे कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस ही नहीं किया होता तब वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे किसी भी पोजीशन यहाँ पे, तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, इस एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आएगा, तो तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, क्यों मैक्सिमम होगी, अब यहाँ पे देखें थोड़ा कॉन्सेप्ट। जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने, यहाँ स्टोन है, इसको हमने ऊपर फेंका और ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया, ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए आके रुकेगा, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी, जो मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट, वहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट क्या होगा, वहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाके वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, ज़ीरो। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, तो उसके जो पहले सेकंड में उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड, लेट सपोज। अब जब दूसरे सेकंड में आएगा, तो दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड होगी 19.6। अब तीसरे में क्या होगी इसकी 27.4। तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी जब वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आएगा। तो जब इस पे इस जगह पे आ जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्पीड होगी मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, जब डिस्प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट एट द मैक्सिमम हाइट पे आ जाता है। अब मैक्सिमम हाइट पे आएगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कुछ देर के लिए रुक जाएगा। जो ऑब्जेक्ट रुक जाता है उसकी स्पीड क्या होती है, ज़ीरो होती है। एट द एक्सट्रीम पोजीशन v इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो गई, ज़ीरो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो गई। अब जब वो ऑब्जेक्ट फिर से स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आना स्टार्ट करेगा, तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जब वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, और जो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है वो ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो उसकी क्या बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, और जब नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या डिक्रीज होती रहती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है। आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा 9th में कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी।
जब पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, लॉस होती जाएगी, तो क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच गया, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, mgh होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh, m जो होता है वो मास होता है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h हाइट होती है, कितना ऊपर ऑब्जेक्ट को हम ले गए हैं। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा तो तब क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जब बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। अब यहाँ पे 1/2 और m दोनों कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, वेलोसिटी के, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। यहाँ हम क्वांटिटीज ले रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो मीन पोजीशन पे जो होती है वेलोसिटी वो मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है। सो दिस इज द फिफ्थ कंडीशन। कुछ दूसरी कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके पास कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम इस मास स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं तो इस जो सरफेस होता है, इस सरफेस को हम क्या लेते हैं, फ्रिक्शनलेस। इसमें फ्रिक्शन 0 होनी चाहिए, बहुत 0 तो नहीं कर सकते लेकिन बहुत कम होनी चाहिए, नहीं तो फ्रिक्शन की वजह से ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा और उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ठीक है, सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। अगर इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट में नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे रुक जाएगा, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाएगा, तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं करेगा। वाइब्रेट नहीं करेगा तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन पैदा नहीं होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए सिस्टम फ्रिक्शनलेस होना चाहिए और इनर्शिया भी होनी चाहिए। सिस्टम पसेस रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स भी लगनी चाहिए, क्योंकि रिस्टोरिंग तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रेच किया इस कंडीशन पे, अगर इस पे रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुक जाएगा, तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।